हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन से जो है तबीयत ऐसी ढीली चल रही थी और अभी भी चल रही है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी का जो पेपर है, जो पेपर 2019 में हुआ था, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं और इस पेपर को ही मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। जो इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है पूरा वो सॉल्व करवाऊंगी। अभी मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने एसवीओ सीसी वो वाले भी लिए हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, इसमें ले लिए हैं। आज आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, वो भी अलग से सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। यूपीटीजीटी का नया बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। दोज हु आर रेडी, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन, दे कैन कॉल अस और ऑन 7895937338। वो ऐप जो भी क्लासेस हैं वो ऐप पर चलती हैं, पेड क्लासेस हैं, नोट्स वगैरह सब आपको इसमें मिलते हैं। इसके बाद आप चलिए, हमारा पहला ये इसमें क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए हैं कि ये है क्या, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये मैं आपको बताऊँ, इसमें ये क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है जो इसमें आया था। मैंने पूरा पेपर ही निकाल रखा है और इसमें जो है ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विद द स्ट्रेस ऑन द राइट सिलेबल। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो ये यहाँ पर ये है, पहला है आपका हंगर। इसको प्रोनाउंस करते हैं दैट जब लास्ट में र आता है तो वो अ बन जाता है। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको चुनना है, तो ये होगा, ये सबसे पहले एच जो है वो एच को ऐसे बनाएंगे। हंग जब जो है वो खिंच के साउंड लगता है, हंग, और उसके बाद एक अंग का साउंड है, ग, हंग, अंग, ग, हंग, दैट्स ये। और आर इसमें छिपा रहता है तो दैट्स हंग। ये है आपका हंग, तो दैट इज हंगर। ये है राइट इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट इज लगेज। लगेज में भी आपका एल ल खींच के लगेज। अब ये लगेज नहीं होता, दैट्स लगेज। तो ये है, इसमें यहाँ पे आपका आएगा जी और आई, और ये ज का जो साउंड है ये होगा आपका लगेज, दैट इज लगेज। ये है आपका लगेज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट इज पिक्यूलियर। ये फिर आर जो है लास्ट में आया तो अ बन जाएगा, पिक्यूलियर। तो दैट इज पी पिक्यूलियर। ये य का साउंड है, य का साउंड, पिक्यूलियर। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लमजी। तो ये क्लमजी के लिए ये है आपका, इसको यहां लिख देती हूं, जब भी इसमें क्लमजी, दैट इज क्लमजी। तो इस तरीके से जो है लिखा जाएगा। ये है आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विद स्ट्रेस साउंड ऑन द राइट सिलेबल। तो ये स्ट्रेस साउंड मैंने इसमें नहीं लगाया है, इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, तो यहाँ पर मैंने इसको आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका बताया है कि किस तरीके से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो बाकायदा मैंने इसमें बताया है कि ये कैसे करे जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि इसमें आपको एरर छांटनी है, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ आर 2 सिस्टर्स। तो आप क्वेश्चन पेपर को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो है वो शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ आर 2 सिस्टर्स। 2 आ रहा है, 2 से ज़्यादा के लिए एनी वन यूज़ होता है, अगर 2 हो तो ईदर यूज़ होता है। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 2 सिस्टर। तो यहाँ पर आपका एनी वन की जगह सी पार्ट में एरर है, यहाँ द ईदर ऑफ अ 2 सिस्टर, 2 है तो ईदर का यूज़ किया जाएगा, अगर एनी भी होता तो भी गलत था। आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। 2 नेगेटिव्स एक साथ लगते नहीं। आई हैव नेवर डिसओबेड सही है, वर्ब फॉर्म सही है, हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है, विल के साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगी है,
लेकिन जब नॉर आ रहा है तो दो नेगेटिव वर्ड नहीं लगते, आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल एवर डिसोबे। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वर्ड है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, नेवर विल चेंज इनटू एवर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, नेवर की जगह ये एवर हो जाएगा। तो बी पार्ट में एरर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन अर्लियर। दो कंपैरेटिव्स एक साथ नहीं आते हैं। अब बेटर भी कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है, तो आपको अगर स्ट्रेस देना ही है तो मोर की जगह आप यहाँ लगाइए मच बेटर। तो यहाँ पर मोर की जगह ये सी पार्ट में एरर है, दैट विल बी मच बेटर। ये ओरिजिनल पेपर है जिसको मैं करवा रही हूँ। स्कार्सली ही एंटर्ड द रूम। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने एक 100 गोल्डन रूल्स की पूरी सीरीज बनाई हुई है, उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने समझाए हुए हैं। 100 गोल्डन रूल्स की पूरी सीरीज है कि हाउ टू स्पॉट द एरर, 100 गोल्डन रूल्स हैं। स्कार्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। स्कार्सली और एक एडवर्ब है, अगर उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब पे लगता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो स्कार्सली हैड ही एंटर्ड आएगा, तो बी पार्ट में है स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम। Now the next question is, Charles Dickens is famous as a novelist and a essayist। पहली बात तो ये है कि अगर एक ही व्यक्ति के लिए दो बात बताई जा रही हो, दो उसकी प्रोफेशन या क्वालिटी बताई जा रही हो, तो आप पहले वाले के आगे ही आर्टिकल लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के साउंड अलग अलग हैं तो आर्टिकल्स दोनों के पहले लगते हैं। जैसे नॉवलिस्ट के पहले अ आएगा तो एसेइस्ट के पहले एन आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर एंड एन एसेइस्ट जो है वो लगेगा, तो यहाँ आएगा एंड एन एसेइस्ट। तो यहाँ पर एज अ नॉवलिस्ट एंड एन एसेइस्ट ये नहीं है, ये होगा एन एसेइस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज कॉस्ट मी 100 रुपीज़। ये टाइप करते हुए इन्होंने सही कर दिया। इस क्वेश्चन में हैज़ कॉस्ट मी 100 रुपीज़ में यहाँ 100 से दिया हुआ था, तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, नो एरर का इसमें ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली जब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये मेरे पास पेपर है तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ कॉस्ट मी 100 रुपीज़। तो इसी में यही गलती थी, तो 100 नहीं आता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर 100 होता, ओरिजिनल पेपर में 100 से दिया हुआ था तो गलती होती। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज़ टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। ये भी क्वेश्चन में टाइप करने में गलती कर दी है, दैट आई एक्सपेक्टेड है, ये लॉन्गर दैट आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आप ये देखिए मोर लॉन्गर, एक तो यहाँ देन आना चाहिए, मोर लॉन्गर भाई दैट आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे लॉन्गर ये भी कंपैरेटिव, मोर भी कंपैरेटिव, तो मच लॉन्गर आएगा। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज़ टेकन मी मच लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड होना चाहिए, दैट आई एक्सपेक्टेड नहीं, तो यहाँ भी ये भी गलती है, देन आई एक्सपेक्टेड। 2 weeks have passed since I have seen him। ये बड़ा वो है कि जब since आता है बीच में तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पास्ट इंडेफिनेट आता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। 2 weeks have passed since I saw him, तो ये have seen नहीं आएगा, since I have seen नहीं, since I saw him, तो इसका आंसर है डी। Supposing if he misses the train will he come back। सपोजिंग और इफ़ दोनों ही जो हैं वो एक कंडीशन बताता हुआ है कि मान लो ऐसा हो तो सपोजिंग और इफ़ एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप आएंगे सपोजिंग आप हटा दीजिए, ए पार्ट में कर दीजिए इफ़ ही मिसेस, तो इसमें ए पार्ट में कर देंगे इफ़ ही मिसेस द ट्रेन। नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। तो यहाँ पर है कि अगर नॉट ओनली से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा तो या तो आप इसे करिए ही इज़ नॉट ओनली, आना ए पार्ट में ही है, और अगर नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो चूंकि इन्वर्जन लगेगा, तो नॉट ओनली इज़ ही ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लीजिए और उसको उसके आगे लगाइए, क्योंकि नॉट ओनली एडवर्ब से, तो एडवर्ब से जब शुरू होता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं।
इसका एक रीज़न है क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, या तो पूरे सेंटेंस को करता है, नहीं तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं जो इसमें एरर के पूछे गए हैं। ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन, तो पास्ट टेंस है तो ही वुड नॉट आएगा। तो देखिए किस वाले पार्ट में है, विल ना आके यहाँ पर आएगा वुड। ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। नाउ आई हैव रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ रहे हैं यस्टरडे, लास्ट नाइट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई हैव रेड नहीं आएगा, आई रेड दिस न्यूज़, तो यहाँ पर आएगा आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। Unless you do not pay attention to what I say, you will not succeed. Unless के साथ, unless का मतलब ही होता है अगर नहीं, तो यहाँ पर not नहीं आएगा। Unless do not पूरा नहीं, unless you pay attention to what I say, you will not succeed। तो यहाँ पर do not का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये उसमें अगर नहीं में नहीं अपने आप दिया हुआ है, तो you don't need to put do not, does not, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। Now question number, do not dash others privacy। अब सबसे पहले आप ये देखिए, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट गो देयर, डू नॉट डू दिस। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? दैट इज़ इन्वेड। तो डू नॉट इन्वेड, कि दूसरों की प्राइवेसी में जो है वो एंटर मत करिए, अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। तो डू नॉट के बाद वैसे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्वेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज ए डैश स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। कि भाई स्कोप है, देयर इज स्कोप जो है वो नाउन है। अब नाउन के पहले अगर कोई चीज़ लगेगी तो वहाँ पर हम जो है वो एडजेक्टिव लगाएंगे। देयर इज अबाउंडिंग स्कोप, देयर इज अबंडेंस, अबंडेंस अपने आप में, देयर इज अबंडेंस, बहुत अबंडेंस है, यहाँ पर नाउन हो गया। अब एडजेक्टिव, देयर इज अबंडेंट, तो यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव लगेगा, अबंडेंट स्पेस, अबंडेंट थिंग्स। तो यहाँ पर नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करा जाएगा। तो अबंडेंट इज एडजेक्टिव। द चाइल्ड हैज डैश टू एवरी हिमसेल्फ टू एवरीबडी है जरा आगे। वो आपकी थर्ड फॉर्म देखिए कौन सी होगी। यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, दो बचे, किया। ये होता नहीं है, एंडिएट का मतलब होता है अपने आप को किसी का प्यारा बना लेना, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंडियर्ड का यूज किया जाएगा। दिस एग्रीमेंट विल डैश द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। विल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विल। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज नाउन, एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रेंथीफाई कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग का जो नाउन फॉर्म वो वर्ब फॉर्म होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथेंस। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दैट विल बी स्ट्रेंथन। आप यहाँ से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इट इज ईजी टू डैश बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इट इज ईजी टू वॉट, सरमंड, सरमनाइज, सरमनाइजिंग कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इट इज ईजी टू सरमनाइज बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है जी। सरमन इज अ नाउन बट सरमनाइज इज अ वर्ब। चूज द करेक्ट पैटर्न। ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस मैं आज नहीं करा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ कि आरपीएससी में, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, ये क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कौन सा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरा मैं आपको समझा के तब ये चीज़ करवाऊंगी। एमएचएम जो होता है ये हेडवर्ड, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, ये इसमें क्वेश्चंस इसके जरूर पूछे जाते हैं एमएचएम के, या SVOC, SVO, SVOO करके। तो ये मैं आपको आज क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में आपको यही क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगी, जिससे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप बिना गलती के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 23 ये दिखा रही हूँ एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। 23, 1, 2, 3, 4, 5, और अभी मैं गिन लेती हूँ क्योंकि पेपर मेरे हाथ में है कि ये सारे लिए हैं या नहीं लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसके थे और 5 क्वेश्चन ये एमएचएम के हैं।
तो मैं आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अलग ही करवाऊंगी कि ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। द रीजन वाई शी गेव अप हर जॉब इज नॉट नोन, ये फ्रेज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस है कि ये कौन से क्लॉजेज हैं, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज कौन से हैं। द रीजन वाई शी गेव अप हर जॉब इज नॉट नोन, द रीजन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वाई, जो चीज नाउन के बारे में बताए, जो क्लॉज नाउन के बारे में बताता है। द रीजन, वैसे तो इसका जवाब द रीजन इज नॉट नोन, कौन सा रीजन, विच रीजन, कि वाई शी गेव अप हर जॉब, तो द रीजन वैसे भी ये चीज है, विच रीजन, वाई शी, द रीजन, विच रीजन, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। ये जो क्लॉज शुरू हुआ, इट इज टेलिंग अबाउट द रीजन, नाउन के बारे में जो क्लॉज बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यहां पर ये नाउन के बारे में, द बुक विच यू गेव मी, किसके बारे में बताया, बुक के, तो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। शी पुट द बुक्स वेयर नो वन वुड फाइंड देम, शी पुट द बुक्स कहाँ, वेयर का जवाब दे रहा है, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज। ये बुक्स के बारे में नहीं बता रहा है, ये पुट वर्ब के बारे में बताया, और जो क्लॉज वर्ब के बारे में बताता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो वो चीज होती है एडवर्ब। और नाउन क्लॉज क्या का जवाब देता है, कौन का जवाब देता है। होम इज वेयर द हार्ट इज, होम कहाँ, जहां दिल है, होम इज, तो ये कहाँ का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पोजीशन। होम कहाँ होता है, जहां दिल होता है, कहाँ, पोजीशन का जवाब दे रहा है, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पोजीशन। क्यों का जवाब नहीं दे रहा है, कहाँ का जवाब दे रहा है। शी क्विकली स्लिप्ड इन व्हेन नो वन वॉज लुकिंग, वो अचानक से आगे, कब, जब कोई नहीं देख रहा था। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि शी क्विकली स्लिप्ड वर्ब के बारे में बता रहा है, तो दैट्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हाउ ही एंटर्ड द रूम इज अ मिस्ट्री, व्हाट इज अ मिस्ट्री, मैंने अभी आपको बताया कि नाउन क्लॉज जो है वो व्हाट का जवाब देता है, तो व्हाट इज अ मिस्ट्री, हाउ ही एंटर्ड द रूम, तो दैट इज नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। बार बार बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने YouTube पे इसकी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, गोल्डन रूल्स करवाए हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस भी करवा रही हूँ, सारी चीज़ मैंने डाल रखी हैं। जो लोग RPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे चैनल से बहुत मटेरियल मिल सकता है, क्वालिटी मटेरियल मिल सकता है, तो आप लोग देखिए। और ये पेपर सॉल्व करवाने का एक रीज़न यही है, पूरा पेपर सॉल्व करवाने का रीज़न यही है कि आपको बता दूं कि वॉट एवर आई एम डूइंग वो सारा बिल्कुल सही दिशा में करवा रही हूँ। अभी आप लोग इंडियन राइटर्स के इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे तो भी आप देखिएगा कि वही क्वेश्चंस हैं जिस तरीके के मैं करवा रही हूँ। होमर्स इलियड, देखिए आ गया, होमर्स इलियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म, होमर ने इलियड लिखी है, दैट्स एन एपिक, 24 बुक्स में है, इलियड एंड ओडिसी, ट्रोजन वॉर पर आधारित है। तो अगर पता है तभी हम बता सकते हैं दैट्स एन एपिक। बैलेड छोटा होता है, एपिक बड़ा होता है, तो इट्स एन एपिक। The movement which originated in the late 18th century emphasizing subjectivity, inspiration and the primacy of the individual is known as, कौन सा मूवमेंट 18वीं सेंचुरी के अंत में शुरू हुआ था, 1798 जब लिरिकल बैलेड्स आई थी, तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट मूवमेंट इज नोन एज रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट इवन लिरिकल बैलेड से ही ये माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो लेट 18th सेंचुरी यानी कि 2 ही साल रह गए थे 18th सेंचुरी के, तो यहाँ पर मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड 18वीं सेंचुरी की लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सब्जेक्टिविटी यानी कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं, इंसान की अपनी फीलिंग्स पर, इंडिविजुअल पर फोकस करता था, दैट इज रोमांटिसिज्म, दैट इज रोमांटिसिज्म। John Donne, George Herbert, Andrew Marvell belong to which movement in 17th century English poetry? बहुत इजी क्वेश्चन है। जॉन डन को कहा जाता है कि जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये टर्म जो है सबसे पहले विलियम ड्रमॉन्ड ने यूज़ करा था इन लिटरेचर में सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड यूज़ करा गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, और ड्राइडन ने यूज़ किया था मेटाफिजिक्स, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, तो यहाँ पर आया मेटाफिजिकल पोएट्स।
हु इज़ द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकेल ऑफ मालगुडी। भाई ऐसा है कि इससे पहले मैंने इंडियन राइटिंग का एक लेक्चर लिया था। कभी कभी दिमाग जो होता है वो इधर का उधर हो जाता है। क्या करूं कि मैं भी एक इंसान ही हूं, और इससे क्या हुआ था कि मैं मालगुडी, जो कि सारी दुनिया को पता है, जो लोग पढ़ते हैं, कि आर.के. नारायण के द्वारा क्रिएट करा गया है, स्लिप ऑफ टंग हुआ कि मैंने उसे मुल्कराज आनंद कह दिया। हालांकि आगे मैंने पूरा आर.के. नारायण ही कहा है। तो अगर वो गलती जो हुई है, अब मैं वीडियो में दोबारा से जाके उसे ठीक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल अनएडिटेड वीडियोज़ होते हैं। वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई से, वो हम उसे डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। तो ना उसमें कोई एडिटिंग होती है ना कुछ होता है। तो अब उस भूल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। और इतना तो आप लोग भी, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो जानते ही होंगे कि स्लिप ऑफ टंग है। इतना जब अगर मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो वो एक मानवीय भूल है, उसे मानवीय भूल समझकर माफ़ कर दें। और फिर तो ये है कि मालगुडी के जो फिक्शनल लोकेल है वो किसने बनाया है? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण ने मालगुडी का जो फिक्शन, और आर.के. नारायण बहुत ज़्यादा जो प्रभावित थे वो हार्डी के, मतलब जैसे हार्डी ने वेसेक्स को क्रिएट करा था, और इसके अलावा फॉकनर, उन्हें कंपेयर भी जो किया जाता है, फॉकनर से कंपेयर किया जाता है। द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द आइबिस ट्रायलॉजी बाय अमिताभ घोष इज कॉल्ड। ये इंडियन राइटर हैं। अमिताभ घोष की जो फाइनल आइबिस ट्रायलॉजी है वो किस नाम से जानी जाती है? दैट्स फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर के नाम से वो जानी जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज अ नॉवल रिटन बाय, ये अरुंधति रॉय का है वर्क। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इट इज़ रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जिनकी जो बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिन्होंने एक स्टिल क्रिएट किया था, तो अरुंधति रॉय का ही ये वर्क है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये क्वेश्चंस जो कि 2019 में आए थे। अ डेफनिंग साइलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। अब देखिए इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछी गई हैं। साइलेंस शांति, डेफनिंग बहरा कर देने वाली। तो बहरा कर देने वाली आवाज होती है, बहरा कर देने वाली शांति नहीं होती। दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाया गया है, तो दैट्स ऑक्सीमोरोन। आई हैव डैश हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। मैं उसे जानती हूँ जितना मुझे अभी तक याद है। तो आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैव नोन हिम। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्वेश्चंस देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। शी हैज़ बीन डैश अवे द डैश द लास्ट 3 days। जब भी किसी में लास्ट 3 days टाइम बताया जा रहा है, हैज़ बीन आ रहा है, शी हैज़ बीन अवे कब से, ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो यह आएगा शी हैज़ बीन अवे फॉर द लास्ट 3 days। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो है, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। डू वट एवर डैश बेस्ट, वो करो जो सबसे बेहतर दिखता है। डू वट एवर, फॉर डू करो, एक कमांड दी जा रही है, तो वट एवर सीम्स बेस्ट, जो कुछ भी ठीक दिखता है, तो वट एवर सीम्स बेस्ट। Apparently he was feeling dash on being let down publicly। was feeling कैसा, मतलब किसी apparently he was feeling कैसा व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो हम एडजेक्टिव लगेंगे। तो यहाँ एडजेक्टिव एक ही है, दैट इज एंग्री। तो apparently he was feeling angry on being let down publicly। तो यहाँ पर ही की क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी एक ही है, दैट्स एंग्री। एंगर नाउन, एंग्रीली एडवर्ब, एंड एंगर्ड इज अ वर्ब। वी ईट सो दैट वी, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, ये एक एडवर्ब क्लॉज है। और ये बता रहा है हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो ताकि के लिए वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि इस कारण से की, तो इस कारण से की के लिए हम लगाते हैं मे। दोज हु काउंट डैश, मतलब इसमें जो ग्रामर में दिया है, जैसे इसमें मॉडल्स से भी दे दिया, ये फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल है। दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो जनरली गेम हार जाते हैं। तो दोज हु काउंट ऑन अदर्स, तो काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प
others help generally lose the game. None dash the brave deserve to be honored. None के बाद आता है but. None but the brave deserve to be honored. There is hardly dash problem that unsettles him. Hardly एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ जो है जो वर्ड लगाएंगे वो आता है एनी. जो इसमें नेगेटिव, अगर बाई एनी को नेगेटिव वर्ड के सेंस में तभी यूज़ करते हैं जब हार्डली, स्कार्सली ये वर्ड्स दिए रहते हैं. अदरवाइज एनी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है. देयर इज़ हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम. तो ये हुआ हमारा आज का ये जो सेशन था. 47 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कहा कि अलग से करवाऊंगी. तो 42 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं. और अब बाकी MHM और SVOC ये वाले आप लोगों को करवाऊंगी. आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे और पूरा पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी और क्वेश्चंस भी निकाल के करवाऊंगी. बस इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मेरा आपको बताने का एक यही जो है वो मोटिव था कि देखिए पेपर किस लेवल का आता है, आपको तैयारी कैसी करनी है. ये RPSC सेकंड ग्रेड है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसी चीज़ को मॉडल मान के अपनी तैयारी करना शुरू करें. एंड रेस्ट इज गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.